कहानी शुरू होती है 1960s में, जब MIT, जनरल इलेक्ट्रिक और AT&T के डेवलपर्स मिलके एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे जिसको नाम दे रहे थे मल्टिक्स, अपने G645 मेन फ्रेम के लिए। वो चाहते थे एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जिसपे मल्टीपल लोग एक साथ काम कर सकें विदाउट एनी इंटरप्शन। प्रोजेक्ट असफल रहा, लोग पीछे हट गए, लेकिन केन थॉमसन, डेनिस रिची, डग मैकलॉरी, जो असाना मिलके काम करते रहे। उन्होंने काम दोबारा शुरू किया और एक छोटे लेवल पे किया कि वो सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से। एंड फाइनली 1970s में उन्होंने ये काम कंप्लीट किया और इसको नाम दिया मल्टिक्स। बट मल्टिक्स ये पुराना नाम था, वो मल्टीटास्किंग के लिए रख रहे थे, तो इन्होंने इसे नाम दिया यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस, इनका शॉर्ट फॉर्म था यूनिक्स। UNIX नहीं, UNICS, यूनिक्स। बट ब्रायन कैरिंगन ने सजेस्ट किया कि ये नाम सही नहीं लग रहा, इसका प्रोनाउंस अलग है, स्पेलिंग अलग है, तो उन्होंने इसको स्पेलिंग दी यूनिक्स, UNIX, यूनिक्स। डेनिस रिची, डग मैकलॉरी को भी अच्छा लगा और ऑपरेटिंग सिस्टम बन के तैयार हो गया 1970s में यूनिक्स। 1971 आते आते यूनिक्स रिलीज कर दिया गया और ये अब मशीनों पे काम करने लगा, हैवी मशीन्स पर। एंड ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तेजी से बढ़ा क्योंकि वो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसपे मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम कर सकते थे। 1983 में रिचर्ड स्टॉलमैन ने लॉन्च किया GNU प्रोजेक्ट, GNU, जिसका नाम था GNU इज नॉट यूनिक्स। उस समय तक जो कंपनियां थी वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ बाइंड करके देती थी। जिन कंपनी के हार्डवेयर होते थे उनके अपने सॉफ्टवेयर भी होते थे और सोर्स कोड किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं था। उस समय तक सोर्स कोड सिर्फ डेवलपर्स ही देख सकते थे। समय बदलता रहा और रिचर्ड स्टॉलमैन का जो इनिशिएटिव था फ्री सोर्स कोड, वो आगे बढ़ता रहा एंड फाइनली वो कामयाब रहे और 1986 में काफी लोगों ने फ्री सॉफ्टवेयर सोर्स कोड को साथ दिया और फरवरी 1986 में ये पब्लिश हो गया। अब फ्री सोर्स कोड पब्लिश हो गया, फिर भी इसमें दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि कौन कौन सा सोर्स कोड अवेलेबल होगा, कौन सा नहीं, इसी तरह की। लेकिन वो काम करते रहे। तो उन्होंने काम कैसे किया? उन्होंने इसकी शुरुआत की एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने से, क्योंकि उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ी चीज थी। तो वो खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना के लॉन्च करना चाहते थे। वो रिचर्ड और उनकी टीम सब कुछ तैयार कर चुके थे। शेल कैसा होगा, क्या होगा, कमांडें क्या होंगी, पैकेजेस कैसे होंगे, सब कुछ। अगर किसी चीज की कमी थी उनके पास तो वो था कर्नल। शुरुआत में वो कर्नल पे काम कर रहे थे और उसको नाम दिया GNU कर्नल। लेकिन उनका कर्नल स्टेबल नहीं हो पा रहा था, कहीं ना कहीं कमी आ रही थी। अच्छा, तब तक उनका काम चल रहा था और आ गया था 1987। 1987 में एम्स्टर्डम में रिच यूनिवर्सिटी में काम कर रहे एंड्रयू एस टेननबाउम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे जो होम बेस यूज किया जा सके या कॉलेजों में यूज किया जा सके।
उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो यूनिक्स के जैसा था, यूनिक्स से ही डिराइव्ड था। नाम था मिनिक्स। 1987 में अब कॉलेजों में हर जगह मिनिक्स यूज हो रहा था, लेकिन ये सिर्फ कॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज हो रहा था और कहीं नहीं। धीरे धीरे काम चलता रहा। 1991 आ गया। फिनलैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे लाइनस टॉरवल्ड्स टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे। लाइनस टॉरवल्ड कॉलेज में काम करते, पढ़ते, और वो जब घर आते तो सोचते अगर मेरे पास एक सिस्टम होता तो मैं अपने सॉफ्टवेयर लिख सकता था और उन्हें अवेलेबल कर सकता था। तो अप्रैल 1991 में उनको ये आइडिया अच्छा लगा, क्योंकि उस समय तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बाइंड आते थे। उस समय तक जो कंपाइलर कॉलेज में यूज होते थे वो थे डेल्फी, जो कि ओरेकल के होते थे। चाहे आप सॉफ्टवेयर की बात करें या हार्डवेयर की, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो लाइसेंस बेस्ड होते थे। काफ़ी हैवी परचेजिंग पड़ती थी उनकी, बहुत महंगे होते थे। तो अप्रैल 1991 में लाइनस टॉरवल्ड ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना शुरू किया। अगस्त 1991 में उन्होंने यूजनेट सर्वर्स पे, जो कि एक कम्युनिकेशन बोर्ड होता था उस समय सारे सिस्टम अर्पानेट से कनेक्टेड होते थे और लोग एक दूसरे से बात कर सकते थे, बट लिमिटेड था ये। वो उन्होंने अपने कॉलेज के यूजनेट सर्वर से पोस्ट किया, व्हाट वुड यू मोस्ट लाइक इन मिनिक्स। ये क्या था? उन्होंने सबको बताया कि आप लोग सभी लोग जो मिनिक्स यूज कर रहे हैं, मैंने एक मिनिक्स के जैसा ही एक फ्री सॉफ्टवेयर बनाया है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, आप इसको यूज करें। उस समय तक ग्नू ने भी अपना कर्नल लॉन्च कर दिया। उन्होंने उसका नाम बाद में रख दिया ग्नू हर्ड, HURD। तो ग्नू हर्ड अभी कंपेटेबल नहीं था। लिनक्स काफी ज्यादा कंपेटेबल लगा लोगों को, इसको अप्रूवल मिला और ये आगे बढ़ गया। बाद में क्या हुआ, ग्नू के पास, अब ग्नू जो था वो फ्री सॉफ्टवेयर को प्रोत्साहन दे रहा था, लाइनस टॉरवल्ड भी उनके साथ हो गए, और ग्नू ने जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का बाकी हिस्सा था, एप्लीकेशन लेवल पे हो या कमांड्स हो, शेल हो, उन्होंने लिनक्स कर्नेल के साथ बाइंड कर दिया और ऑपरेटिंग सिस्टम बना GNU/लिनक्स। अब ये बन चुका था, मार्केट में था, लोग इसको यूज कर रहे थे। उस समय एक कॉलेज में पढ़ रहे छात्र इयान मर्डॉक, जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वो प्रोजेक्ट क्या था, वो GNU लिनक्स को यूज करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे। तो उन्होंने अगस्त 16, 1993 में डेबियन GNU लिनक्स को लॉन्च किया एज अ प्रोजेक्ट। लोगों ने काफी सपोर्ट किया और ये फेमस हो गया, जिसका पहला वर्जन 15 सितंबर 1993 को रिलीज किया गया और 17 जून 1996 तक ये वर्जन स्टेबल भी हो गए। 1997 आ गया, डेबियन आ चुका था मार्केट में। अब लोग फ्री सॉफ्टवेयर को प्रोत्साहन कर रहे थे क्योंकि सोर्स कोड अवेलेबल होता था, तो लोग जैसा चाहें वैसे सॉफ्टवेयर भी रन कर सकते थे अपने सिस्टम पर। लेकिन अभी दिक्कत थी, ये सोर्स कोड अवेलेबल तो थे, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इश्यूज थे, क्योंकि वो लोग इसको सही से यूज नहीं कर पा रहे थे। 1997 में एरिक एस रेमंड ने पेपर पब्लिश किया हैकर कम्युनिटी के लिए, जो कि बेस्ड द फ्री सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल्स पे, जिसका नाम था द कैथेड्रल एंड द बाजार।
वो पेपर काफ़ी अच्छे थे, लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिया। 1998 में नेटस्केप कम्युनिकेटर ने, जो कि नेटस्केप कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन ने, जो उनका एक नेटस्केप कम्युनिकेटर इंटरनेट सूट था, वो फ्री सॉफ्टवेयर के तौर पे अवेलेबल किया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि फ्री सॉफ्टवेयर जो लोग यूज कर रहे थे वो लोग यूज ही कर रहे थे। किसी किसी ने उस सॉफ्टवेयर में अच्छे फंक्शन ऐड किए, कोई नहीं कर पाया, किसी का बहुत अच्छा हुआ। तो अब ये इसको ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे चाहते थे कि एक सॉफ्टवेयर बनाएं जो लोग हमें मेन पैकेज हो उसमें एडिट करें, हमें दे फंक्शन, हम ऐड करें और उसे लोगों को दें। इससे हमारा भी फायदा होगा, हमारा नाम होगा। तब क्या हुआ, पालो अल्टो कैलिफोर्निया में फ्री सॉफ्टवेयर पे एक सेशन हुआ नेटस्केप के जरिए 1998 में, और वहां नेविगेटर का सोर्स कोड अवेलेबल किया गया फ्री, और किसी ने बाय डिफॉल्ट नाम लिया ओपन सोर्स, और वहां से ये नाम आ गया ओपन सोर्स। तो नेविगेटर क्या था, नेटस्केप कंपनी ने एक वेब ब्राउजर लॉन्च किया पहला, जिसका नाम था नेविगेटर। अब नेविगेटर के लॉन्च होते ही जो सोर्स कोड था, मतलब ओपन सोर्स का जो नाम था एज अ फ्री सॉफ्टवेयर विद, जिसके साथ कुछ टर्म एंड कंडीशंस थे, टर्म एंड कंडीशन में कुछ था नहीं, बस ये था कि एक प्रॉपर वे में सॉफ्टवेयर डेवलप और मॉडिफाई करे जाएंगे। ये इतना अच्छा था कि लाइनस टॉरवल्ड भी इसके साथ गए और रिचर्ड स्टैलमैन को प्रोत्साहित किया। रिचर्ड स्टैलमैन जो कि ग्नू को चला रहे थे, वो भी इसमें आ गए क्योंकि इन्हें अच्छा लगा, क्योंकि ये उनके हिसाब से था। नेटस्केप ने सोर्स कोड रिलीज करना शुरू किया और उसको लाइसेंस दिए, जैसे कि नेटस्केप पब्लिक लाइसेंस, मोजिला पब्लिक लाइसेंस। आजकल हम लोग VLC यूज करते हैं, वो मोजिला का ही है, जो मोजिला पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत आता है। 1990s तक ओपन सोर्स मीडिया में आ चुका था और इंटरनेट के .com बबल से ओपन सोर्स दुनिया भर में छा गया, क्योंकि अब वेब 2.0 भी रिलीज हो चुका था। वेब 2.0 बस वेब ब्राउजर और वेबसाइट डेवलपमेंट का एक अपग्रेडेड वर्जन था। 13 अक्टूबर 2000 में सन माइक्रो सिस्टम ने स्टार ऑफिस रिलीज किया एज अ फ्री सॉफ्टवेयर, जो कि GNU लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत बना था। बाद में इसका नाम स्टार ऑफिस की जगह ओपन ऑफिस रख दिया गया, जो कि आजकल बहुत फेमस है। तो यहां से आ गया सोर्स कोड, ओपन सोर्स। अब 2002 में दूसरा बूम आया लिनक्स के इतिहास में। वॉरेन टोगामी ने एक प्रोजेक्ट बनाया, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में पढ़ते थे वो, और उसका नाम रखा फेडोरा। फेडोरा ग्नू के पैकेज पे नहीं बना, वो सिर्फ लिनक्स कर्नल पे बना। इन्होंने अपने अलग पैकेज दिए, इसलिए फेडोरा और डेबियन थोड़े से डिफरेंस भी हैं। उन्होंने अलग कमांड्स दी, अलग चीजें दी। हाँ, कुछ कमांड ऐसे थी जो कि ग्नू से उन्होंने ली, लेकिन उन्होंने एक अलग वे में डेवलप किया। अब ये भी फेमस हो गया, बूम होने लगा। फेडोरा पे काफी लोगों का सहयोग रहा। धीरे धीरे डेबियन की तरह फेडोरा भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, मतलब ओपन सोर्स हो गया, सब इसको यूज करने लगे। अच्छा, उस समय तक रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स भी बन चुका था। वो उस 1995 मई 1995 तक कॉमर्शियली ही यूज हो रहा था। फिर क्या हुआ, 2006 में डेविड पार्सले ने, जो कि एक डेवलपर थे रेल के, उन्होंने एक सिस्टम बनाया
और जो रेल से लिया उन्होंने और एक सिस्टम बनाया जो ओपन सोर्स था, उसका नाम रखा सेंटोस। अब जो रेल था वो बना था फेडोरा पे, डिराइव था फेडोरा से, पर वो पूरा फेडोरा नहीं था। सेंटोस बना। अब सेंटोस क्या था, जुलाई 2009 में, अभी तक सेंटोस अलग था, लेकिन जुलाई 2009 आते आते ये ओपन सोर्स हो गया सेंटोस भी, और ये लोग इसको काफी यूज करने लगे। 2010 में सेंटोस ने डेबियन को पछाड़ दिया और मोस्ट फेमस हो गया, लेकिन धीरे धीरे जुलाई 2012 तक डेबियन फिर से मार्केट में आ गया। 2014 में रेड हैट ने सेंटोस को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। अब सवाल ये आता है, क्या सेंटोस और रेल एक ही हैं? नहीं। और क्या फेडोरा और रेल एक ही हैं? तो सेंटोस आपने देखा रेल से बना जरूर था, उसके एक डेवलपर ने बनाया था, इसलिए वो उस जैसा था, बट ये पब्लिकली था। तो रेल क्या करता, अब जितने भी टेस्ट होते सारे सेंटोस पे करता, जैसे कि टेस्टिंग, जो भी नए फंक्शंस, नया यूआई कुछ भी डेवलप करता वो सेंटोस पे करता। जब वो सक्सेसफुल होते, उन्होंने क्या किया, सेंटोस को टेस्ट बेड बना दिया, और जब वो सक्सेसफुल होते तब वो उन्हें रेल में डालते और उसे एंटरप्राइज लेवल पे यूज करते। अब क्या रेल और फेडोरा एक हैं? नहीं। फेडोरा जो था वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपर्स के लिए था, जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन जो रेल था वो बिजनेस ओरिएंटेड था, कॉर्पोरेट के लिए था। फेडोरा ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज है, मॉडिफाई कर सकते हैं और इससे मल्टीपल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बना सकते हैं। ठीक है, ये चलता रहा। धीरे धीरे काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बन गए। अब अगर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप ये देख सकते हैं, ये है वो चैट जो कि गूगल में आज भी आर्काइव है, आप इसे देख सकते हैं। ये पोस्ट किया था लाइनस टोरवल ने। ये ग्नू है, आप यहाँ ग्नू के बारे में पढ़ सकते हैं। ग्नू के अपने अलग पैकेज हैं जिसपे बेस्ड, जो कि आजकल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में आप पाएंगे। जितने भी डेबियन बेस्ड बनते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उनमें ग्नू पैकेज होते हैं, क्योंकि डेबियन ग्नू लिनक्स बेस्ड है। आप समझ गए होंगे फ्री सॉफ्टवेयर का क्या मतलब था और ओपन सोर्स कहाँ से आया, क्या मतलब था। एक वेबसाइट है डिस्ट्रोवॉच, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक पीरियडिक टेबल है। आप इस पीरियडिक टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाए जा रहे हैं। इसमें क्या है, बेसिकली जितने भी आप मल्टीपल कलर्स देख रहे हैं, ये मल्टीपल कलर मल्टीपल बेस्ड मेजर वर्जन है लिनक्स के। जैसे कि ये येलो कलर में आप डेबियन देख रहे हैं, तो डेबियन वो था, डेबियन जिसपे जो डेबियन पहली बार बना ग्नू लिनक्स पे, बहुत फेमस हुआ, और इसका जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी फेमस है वो है उबंटू। ब्लू लाइन में आर्क है, आर्क काफी यूज होता है, आर्क लिनक्स काफी फेमस है। ये रेड कलर में जो आप देख रहे हैं वो रेड हैट है, जो कि फेडोरा से बना है, मैनरिवा भी इसमें आता है। ग्रे में स्लैकवेयर है, ये ऑरेंज कलर में जेंटू है, और ये अदर्स मिलेंगे आपको। ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स बने हुए हैं। ये बस एक पीरियडिक टेबल है आपको समझाने के लिए। अगर आप हायरार्की देखना चाहें कि आखिर कितने ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुके हैं, तो आप देखेंगे कि सैकड़ों ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुके हैं। सेम वेबसाइट पे आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको ये फोटो मिलेगी, आप इसे डाउनलोड करके जूम करके भी देख सकते हैं। आप देखेंगे कि अभी तक जितने ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं आप इसमें देख सकते हैं। जितनी भी आप लाइनें देख रहे हैं वो सभी किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं। ये लाइन जितनी लंबी जा रही है इसका मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी
उतने समय से यूज हो रहा है। अगर लाइन छोटी है इसका मतलब वो लाइन अब यूज नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैनड्रिवा भी है। अब ये छोटी छोटी जो ब्रांचें हैं, जैसे डेबियन से उबंटू बना और रेड हैट से सेंटोस बना, उसी तरह से हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप रूट में पाएंगे जिससे मल्टीपल लाइंस निकल रही हैं, वेन्स जा रही हैं, वो सभी उसके चाइल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो लोगों ने बनाए हैं, अपनी अपनी फंक्शनलिटीज दी है, अपने अपने फीचर्स दिए हैं। इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि उससे पहले आप ये देखिए, आपने यहाँ देखा इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, बट अगर देखेंगे ना तो आप यहाँ एक ब्रांच मिलेगी आपको उबंटू। बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इसी पे बने हुए हैं। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेंगे। ठीक है, जितने भी रूट हायरार्कीज हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए डेबियन जो है वो रूट है, जैसे बरगद पेड़ होता है बहुत फैलता है, वैसे ये रूट है। डेबियन इतना ज्यादा स्टेबल और फेमस है। यहाँ RHEL भी था, लेट मी शो यू। बस ये देखिए फेडोरा है, फेडोरा की मल्टीपल ब्रांचें निकली हुई हैं। फेडोरा से डिराइव्ड रेड हैट, उसकी भी मल्टीपल ब्रांचें हैं, मल्टीपल OS बने हुए हैं। ये देखिए रेड हैट के ही बिहाफ पे ऑरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना हुआ है, और भी बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम बने हुए हैं। क्योंकि CentOS रेल से डिराइव्ड है तो ये देखिए इसको एज अ ब्रांच दिखाया गया है, और CentOS पर भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुके हैं। तो आप भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं लिनक्स कर्नल GNU पैकेजेस को मिला के। जैसे कि डेबियन बना, आप अपना बना सकते हैं। अगर आप वो नहीं बनाना चाहते हैं, वो कठिन है, तो आप डेबियन ले सकते हैं और उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। ये बहुत ईजी है, जैसे कि आजकल लोग बनाते हैं और बने हुए हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने बताया ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर में डिफरेंस, तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन ये होता है कि आप उनके सोर्स कोड को व्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर में बेसिकली 4 चीजें आप कर सकते हैं। आप व्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उसका सोर्स कोड, नए फंक्शंस ऐड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, अपने मल्टीपल सिस्टम पे रन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जहां चाहे जितने लोगों को चाहें दे सकते हैं। याद रहे, अगर इन चारों में कोई भी एक चीज आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी फ्री नहीं है। ठीक है, तो वो लाइसेंस बेस्ड हो सकता है या उसे आपको परचेज करना पड़ेगा। और अगर ये चारों चीजें अवेलेबल हैं तो वो फ्री है। अब सवाल ये आता है कि इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, हम कौन सा यूज करें? तो जैसा कि मैंने बताया, रेड हैट का रेल एंटरप्राइज के लिए बना था, जो कि सर्वर्स पे बेसिकली यूज होता है, हमें वो यूज नहीं करना है घर में, तो वो सर्वर्स के लिए है। CentOS हाँ हम यूज कर सकते हैं। अपनी इस सीरीज में हम CentOS पे ही काम करेंगे क्योंकि ये कोर्स लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है। ठीक है, और एंटरप्राइज में यही यूज होता है। हाँ, अगर आप घर पे यूज करना चाहें तो आप डेबियन का उबंटू यूज कर सकते हैं। उबंटू नहीं यूज करना चाहते हैं, आप लिनक्स मिंट यूज कर सकते हैं। ये सभी डेस्कटॉप पर्पज से बनाए गए हैं। उबंटू मल्टीपल पर्पज के लिए है, सर्वर पर भी यूज कर सकते हैं और डेस्कटॉप पर भी यूज कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप कौन सा फ्लेवर यूज करना चाहते हैं, आपको सेटिंग्स कैसी चाहिए, फीचर्स क्या चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा इस सीरीज के लिए कि आप लिनक्स मिंट या फिर CentOS यूज करें, बट मैं CentOS यूज करूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, फेडोरा और डेबियन सेम है, कुछ कमांडें अलग हैं, पैकेज मैनेजमेंट अलग है। ये चीजें आप कभी पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर गूगल कर सकते हैं आप। बाकी 95%
दोनों चीज ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होते हैं तो सेम चीजें काम करेंगी। आने वाली सीरीज में कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देता रहूंगा और अगले पार्ट्स में आंसर भी बताते रहेंगे। आगे आने वाली सीरीज में हम लोग शेल के बारे में पढ़ेंगे और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट भी करेंगे। फिलहाल ये थी हिस्ट्री ऑफ लिनक्स। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे लिनक्स क्यों बना, कैसे बना, कहाँ से आया, ओपन सोर्स क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर क्या है, यूनिक्स क्या था, मिनिक्स क्या है, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पार्ट से हम लोग टेक्निकल शुरू करेंगे। देखते रहिए लिनक्स प्लस।